प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, मृदा जीवांश यानी मृदा में पाए जाने वाले वनस्पतियों और पेड़ पौधों और जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। यानी परिभाषा क्या कह रही है कि मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। यानी मृदा में पेड़ पौधे और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, यानी उनके मृत होने के उपरांत उस पर जो सूक्ष्म जीव हैं, अपघटक हैं, वो क्रिया करके उनको सरल अवशेषों में तोड़ते हैं, तो उस मृदा को मृदा जीवांश कहते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ में पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़, तना, टहनियाँ तथा जीव जंतुओं के ताजे एवं अपघटित अवशेष, मृदा जीवों की कोशिकाएं, उत्तक तथा उनके द्वारा संश्लेषित विभिन्न पदार्थ आते हैं। इन पदार्थों के सड़ने गलने के फलस्वरूप विभिन्न सरल पदार्थ बनते हैं और इन सरल पदार्थों को में पेड़ पौधे हेतु आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अखनिज मृदा में सामान्यतया 0.1 से 5% जीवांश पदार्थ पाया जाता है। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अखनिज मृदा में कितने प्रतिशत जीवांश यानी कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो 0.1 से 5% पाया जाता है। ठीक है, यानी मृदा जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं कि वह मृदा जिसमें वनस्पति और जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जीवांश, मृदा जीवांश कहते हैं। चलिए अब ह्यूमस की परिभाषा देखते हैं। जीवांश पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन तथा अपघटन के बाद गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडल पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे होते हैं, उसके आसपास पत्तियां गिरती है और उसके विच्छेदन और अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ बनता है, उसे ह्यूमस कहते हैं। बहुत उपजाऊ है क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा जीवांश में यानी ह्यूमस में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि अन्य जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व मृदा की और पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है वो पाए जाते हैं, अतः ह्यूमस। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ह्यूमस की परिभाषा लिख लें। जीवांश पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन तथा अपघटन के बाद गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडल पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। परिभाषा लिख लें। अब चलते हैं मृदा जीवांश के स्रोत क्या है, कहाँ से मिलेगा मृदा जीवांश। तो देखिए, 2 स्रोत हैं। पहला है पादप स्रोत, दूसरा है जंतु स्रोत। देखते हैं हम, पहला पादप स्रोत और दूसरा है जंतु स्रोत। चलिए आगे देखते हैं। पहला पादप स्रोत, इसमें पहला पेड़ पौधे और फसलों के अवशेष। हम जानते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, शाखाएं हैं, वो नीचे गिरती हैं और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करते हैं और क्रिया करके उनको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं और वह मृदा में मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हुआ पेड़ पौधों एवं फसलों के अवशेष। दूसरा है हरी खाद। अब देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हरी खाद कौन सी है? सनई, ढेंचा, मूंग व अन्य फसलें हरी खाद के रूप में जुताई कर मृदा में मिलाई जाती है। क्या करते हैं? फसल के साथ इन पौधों को बोया जाता है और बोने के बाद जब वे बड़े हो जाते हैं तो इसको क्रश करके यानी इसको जोत करके दबा करके खेतों में दबा देते हैं, जो पौधे के लिए बहुत ही उपजाऊ होते हैं। राइट डाउन करें। तो मृदा जीवांश के 2 स्रोत है। पहला है पादप स्रोत, दूसरा है जंतु स्रोत। पादप स्रोत में अ है पेड़ पौधों एवं फसलों के अवशेष। राइट डाउन करें कि पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, जड़ और विभिन्न भागों के मृदा में मिलने पर जीवांश पदार्थ प्राप्त होता है। फसलों के कटने के उपरांत उनकी जड़ें मृदा में मिलकर जीवांश पदार्थ में वृद्धि करती हैं। दूसरा ब है हरी खाद। सनई, ढेंचा, मूंग व अन्य
फसलें। ठीक है, चलिए देखते हैं। जंतु स्रोत, अब देखते हैं जंतु स्रोत। जंतुओं के क्या स्रोत हैं? यस, हाँ देखिए, जंतु स्रोत में देखेंगे जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़े तथा जंतु जो मृदा में रहते हैं, मरने के बाद उनके अवशेष मृदा में विच्छेदित एवं अवघटित होकर जीवांश पदार्थ बनाते हैं। यानी क्या हुआ कि जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं या जो जंतु मृदा में रहते हैं, उनके मरने के बाद अवशेष मृदा में विच्छेदित होते हैं, अवघटित होकर के जीवांश पदार्थ बनते हैं। गोबर की खाद, कंपोस्ट, पशुओं का मलमूत्र, मृदा में पाए जाने वाले केंचुए, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि जीवांश पदार्थ के स्रोत हैं। यानी यहाँ हमने ये देखा कि किस प्रकार से पादप स्रोत और दूसरा है जंतु स्रोत। तो देखिए, जंतु स्रोत जो है वे क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े होते हैं। यानी वे जंतु जो मृदा में पाए जाते हैं, तो उनकी मृत्यु के उपरांत उनके शरीर का जो संगठन है, रासायनिक पदार्थ है, उसका विच्छेदन और अपघटन होता है और उससे जीवांश पदार्थ बनते हैं। और वे जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, पशुओं का मलमूत्र है, मृदा में पाए जाने वाले केंचुए है, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि जीवांश पदार्थ के स्रोत हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। जीवांश पदार्थ का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी जीवांश पदार्थ का संगठन क्या होता है? तो मृदा जीवांश पदार्थ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष हैं से बना एक जटिल पदार्थ है। जीवांश पदार्थ में 90% से अधिक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। यानी देखिए C, H और O ये पाई जाती है किसमें? मृदा जीवांश पदार्थ में। इसके अलावा N नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम यानी K, ठीक है K, और कैल्शियम Ca और Mg पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और सल्फर यानी S पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? जस्ता यानी Zn पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Zn। और इसके बाद लोहा यानी Fe पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Fe लिखते हैं इसको, स्मॉल बनाना E। और इसके अलावा मैग्नीज यानी Mn पाया जाता है, Mn। और क्या पाया जाता है? तांबा यानी Cu पाया जाता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मृदा जीवांश पदार्थ में 90% से ज़्यादा तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो 90% हो गया, और शेष अन्य में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, फेरस, मैग्नीज और कॉपर पाया जाता है, जो पौधों की वृद्धि में सहायक है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवांश पदार्थ का संगठन लिखिए। तब आप क्या करेंगे कि जीवांश पदार्थ में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 90% और शेष में NPK, Ca, Mg, S, Zn, Fe, Mn, Cu पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ में 2 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। यस, पहला है कार्बनिक, दूसरा है अकार्बनिक। कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, राइट डाउन करते जाएं। और यस, मृदा जीवांश पदार्थ में 2 प्रकार के मृदा जीवांश पदार्थ में 2 प्रकार के यौगिक कार्बनिक, अकार्बनिक, और जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब देखिए जीवांश पदार्थ, इसको देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यस, तो मृदा जीवांश पदार्थ जो है, इसको इस प्रकार से कार्बनिक और अकार्बनिक में डिवाइड किया और एक चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जीवांश पदार्थ कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक देखिए 2 प्रकार के, नाइट्रोजन युक्त यानी नत्रजन युक्त यौगिक, और दूसरा नत्रजन रहित यौगिक यानी जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसमें N पाया जाता है, उसे हम नत्रजन युक्त यौगिक कहते हैं, और जिसमें N नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं नत्रजन रहित यौगिक।
अब नाइट्रोजन युक्त यौगिक दो प्रकार के, पहला है जल विलय और दूसरा है जल में अविलय। जल विलय का मतलब होता है कि ये नाइट्रोजन है या ये नाइट्रोजन के यौगिक है वो जल में विलय होते हैं। तो देखिए क्या होगा, यस देखते हैं। जल विलय, जल विलय कौन से, नाइट्रेट, एमोनिकल यौगिक, एमाइड, एमिनो अम्ल, ये जल विलय नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं। और जल में अविलय कौन से हैं, पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और पेप्टोन्स हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि नाइट्रोजन यौगिक जो जल में विलय हैं कौन से हैं, तो नाइट्रेट, एमोनिकल यौगिक, एमाइड और एमिनो अम्ल। और जल में अविलय कौन से नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और पेप्टोन्स। तो ये हो गया कार्बनिक में नाइट्रोजन युक्त यौगिक। अब देखते हैं कार्बनिक में नाइट्रोजन रहित यौगिक, कार्बोहाइड्रेट, ईथर और लिग्निन। अब कार्बोहाइड्रेट में देखिए शर्करा, स्टार्च, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। और ईथर घुलनशील है वसा और वसीय यौगिक के रूप में। और लिग्निन, तो ये हो गया कार्बनिक। तो कार्बनिक में देखो नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन रहित यौगिक। अब आ जाते हैं अकार्बनिक। अकार्बनिक में सारे तत्व आ जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, Fe, इसके बाद Mn, Zn, Cu, पोटेशियम, है ना, ये सारे के सारे अकार्बनिक आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं सामान्यतः जीवांश पदार्थ का संगठन निम्न रूप में होता है, यानी जीवांश पदार्थ में निम्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट देखा हमने तो वह नाइट्रोजन रहित यौगिक है। और इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च उसका एक पार्ट है 1 से 5%, सेल्यूलोज 10 से 28% पाया जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, चार्ट अवश्य बना लें। और हाँ, यस आगे चलते हैं। हेमीसेल्यूलोज 20 से 50%। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट हो गए। कौन से, स्टार्च, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, ये आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए। यस। नंबर 2 वसा और वसीय यौगिक, ये पाए जाते हैं 1 से 8%। इसके बाद तीसरा है लिग्निन 10 से 30%। इसके बाद है प्रोटीन 1 से 15%। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिग्निन और प्रोटीन के रूप में पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए आगे हेडिंग बनाइए, जीवांश पदार्थ का विच्छेदन, यानी किस प्रकार से जीवांश पदार्थ का विच्छेदन होता है, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों का और मृत जीव जंतुओं का विच्छेदन किस प्रकार से होता है। देखते हैं। जीवांश पदार्थ का विच्छेदन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंजाई यानी कवक, एक्टिनोमाइसिटीज इत्यादि द्वारा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कर सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इसे विच्छेदन कहा जाता है। अब देखिए क्या होगा कि मृदा में पेड़ पौधों की पत्तियां गिरी, जीव जंतु मृत हुए, तो इनके ऊपर जीवाणु हैं, कवक हैं, एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग हैं, वो क्रिया करते हैं और उनको सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं। सरल यौगिक यानी किसी भी जीव का शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, और उसके बाद विटामिन और खनिज लवणों से मिलकर बना है, जल से मिला हुआ है। तो अब उसके शरीर में जो जटिल अवयव हैं यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, उसको सरल पदार्थों में तोड़ने का, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो इसको CHO में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव। इसी तरह से प्रोटीन में नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन को अलग करेंगे। इसी तरह से खनिज लवण के अंतर्गत वो यौगिक के रूप में तो उसको अलग अलग करके तत्वों के रूप में अलग कर देंगे। कौन अलग करेगा, जीवाणु अलग करेगा, फंजाई यानी कवक अलग करेगा, और एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग के जो सूक्ष्म जीव है वो उसको कन्वर्ट करके सरल पदार्थों में तोड़ देंगे। तो ये परिभाषा अवश्य लिख लें। मृदा में नमी एवं वायु की अनुकूल परिस्थितियों में जीवांश पदार्थ का विघटन होता है। अब ये इसकी एक शर्त हो गई कि अगर नमी होगी मृदा में और वायु भी होगी तो अधिक होगा जीवांश पदार्थों का विघटन। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में जीवांश पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, यानी कार्बनिक पदार्थ होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और यह कार्य वायुजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। ये काम कौन करता है, वायुजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इसकी परिभाषा अवश्य लिख लें कि जीवांश पदार्थ का विच्छेदन किसे कहते हैं, कौन करता है, अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती है, वो हमने अभी अध्ययन किया। चलिए आगे चलते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं।
अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन, यानी कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जैसे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है तो उसका सरल जो सूत्र है वो है C6H12O6। तो उसका देखिए, एक ग्लूकोज का सूत्र देखते हैं, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज के अणु का सूत्र है C6H12O6। तो अब देखो ये जब टूटेगा तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। चलिए, सबसे पहला सरल शर्कराएं, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो विच्छेदन प्रक्रिया है उसमें सरल शर्कराएं देखेंगे। सरल शर्कराएं शीघ्र विच्छेदित हो जाती है, इनका कुछ भाग पूर्ण रूप से कार्बन डाई, सरल शर्कराएं शीघ्र विच्छेदित हो जाती है और इनका कुछ भाग पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाता है और कुछ भाग पूर्ण रूप से विघटित होकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल तथा अल्कोहल पैदा करता है। यानी सरल शर्कराएं जो भी होगी उनका विच्छेदन होता है तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, और किसी में अपूर्ण रूप से विघटित होता है तो कार्बनिक अम्ल बनता है या अल्कोहल बनता है। अब देखिए, कुछ फंजाई शर्कराओं को विच्छेदित करके ग्लूकोनिक, साइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल आदि बनाती है। अवायुजीवी बैक्टीरिया, यानी वे बैक्टीरिया या जीवाणु जो वायु की अनुपस्थिति में क्रिया करते हैं, और यीस्ट, ये भी एक कवक है, इसके द्वारा शर्करा के विच्छेदन पर लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और मीथेन और हाइड्रोजन पैदा होते हैं। तो ये आप अवश्य देखें। यस, यानी सरल शर्कराओं का जब विच्छेदन होता है तो उसका कुछ भाग तो CO2 और जल में कन्वर्ट होता है, और कुछ फंजाई इसको ग्लूकोनिक और साइट्रिक, ऑक्सैलिक, फ्यूमेरिक अम्ल बनाते हैं, और कुछ अवायुजीवी बैक्टीरिया इसको किसमें लैक्टिक, ब्यूटेरिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, फॉर्मिक अम्ल व मीथेन और हाइड्रोजन पैदा करते हैं। चलिए स्टार्च, अब देखिए स्टार्च जो है उसमें किस प्रकार से विच्छेदन होता है। कुछ सूक्ष्मजीव अवायुजीवी बैक्टीरिया स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल, एसीटोन, H2 तथा CO2 में बदल देते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें कि किस प्रकार से। तो ये देखिए, कुछ सूक्ष्मजीवी विशेषकर अवायुजीवी बैक्टीरिया स्टार्च को कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल, एसीटोन, H2 और CO2 में बदल देते हैं। अधिकतर जीवाणु डायस्टेज एंजाइम, देखिए अधिकतर जीवाणु डायस्टेज एंजाइम पैदा करते हैं जो कि स्टार्च को माल्टोज में जल विश्लेषित कर देता है। यानी जीवाणु क्या करेंगे, डायस्टेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ याद रखें कि किस प्रकार से, यानी स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है, डायस्टेज एंजाइम, इसको याद रखें। इसके बाद है माल्टेज एंजाइम, माल्टोज को ग्लूकोज में, देखो दो प्रकार के एंजाइम आए। डायस्टेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में। अब देखिए हमारे शरीर में ऊर्जा इसके द्वारा उत्पन्न होती है ना, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में, और कुल मिलाकर के एक ग्लूकोज के अणु से 38 ATP बनते हैं। ये हमने पूर्व क्लासों में अध्ययन किया है। तो ध्यान में रखें, दो प्रकार के एंजाइम आए, एक तो डायस्टेज आया। डायस्टेज क्या करेगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, स्टार्च है, ये स्टार्च है, इस स्टार्च को कन्वर्ट करता है डायस्टेज, यहाँ DI लिख देता हूँ मैं याद करने के लिए, DI, ठीक है। और किस में कन्वर्ट किया, माल्टोज में। ये माल्टोज, वेरी गुड, याद रखें ये एंजाइम डायस्टेज, एंजाइम डायस्टेज। ये अब इस माल्टोज को, देखिए इस माल्टोज को, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया डायस्टेज ने, और माल्टोज को ग्लूकोज में। यस, यहाँ देखते हैं ग्लूकोज, ठीक है। कौन करता है ग्लूकोज में, देखिए माल्टेज, यहाँ लिख देते हैं माल्टेज। ऐसे आप लिखें तो एकदम इजी वे में आप लिख पाएंगे। माल्टेज हो गया, और ये डायास्टेज हो गया, ठीक है, ये डायस्टेज। यानी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है डायस्टेज, और माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है
माल्टेज। इस प्रकार से आप लिखें, याद हो जाएगा। तो ये 2 एंजाइम हुए और ये एंजाइम पूछे जा सकते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इस तरह से याद करें और इसे अपनी नोटबुक में अवश्य नोट कर लें। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है डायस्टेज, और इसके बाद माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है माल्टेज एंजाइम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस, इसके बाद तीसरा है हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज में देखिए क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित हेमीसेल्यूलोज का अपघटन शीघ्रता से होता है, लेकिन धीरे धीरे अपघटन क्रिया बहुत मंद हो जाती है। सबसे पहले तो बहुत फास्ट होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। हेमीसेल्यूलोज एंजाइम द्वारा विभिन्न सरल शर्कराओं में जल विश्लेषित हो जाता है, जो पुनः जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी हेमीसेल्यूलोज है, उसको कौन सा एंजाइम है, हेमीसेल्यूलोज एंजाइम, यानी किस में कन्वर्ट करेगा, जल और CO2 में कन्वर्ट करेगा। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, H2O, ऐसे H के नीचे 2 लिखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, CO2। ठीक है, तो इस प्रकार से हेमीसेल्यूलोज एंजाइम इसको CO2 और H2 में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। सेल्यूलोज, घास में सेल्यूलोज पाया जाता है, और हमारे शरीर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि ऐसे जीवाणु नहीं पाए जाते जो कि इसको डाइजेस्ट कर सकें। स्टार्च की तरह सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का एक बहुलक है। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एवं कवक इसका अपघटन करते हैं। और सेल्यूलोज एंजाइम, देखो जैसा नाम है हेमीसेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज एंजाइम, सेल्यूलोज है तो सेल्यूलोज एंजाइम द्वारा जल अपघटित करके सेलोबायोस बनाता है, जो पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेल्यूलोज एंजाइम क्या करेगा, सेल्यूलोज को सेलोबायोस बनाएगा और वह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे चरण में ग्लूकोज पानी और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। हम जानते हैं कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी C6H12O6 होता है, उसका जब अपघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। राइट डाउन करते जाएं। तो जैसा नाम है हेमीसेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज एंजाइम है, और उसको भी CO2 और H2 में कन्वर्ट करता है। और सेल्यूलोज है तो वह भी सेल्यूलोज एंजाइम सेलोबाइस में कन्वर्ट करता है, और फिर बाद में क्या होगा कि वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद जो होगा श्वसन की प्रक्रिया में, जहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो वहाँ CO2 और H2 के रूप में कन्वर्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं लिग्निन। अब लिग्निन में देखिए, लिग्निन का विच्छेदन संकीर्ण पदार्थ के कारण कम होता है, और इनकी रचना में विशेषकर बेंजोल चक्र होता है, जिससे विशेष सहश्रृंखलाएं जुड़ी रहती है। यानी लिग्निन में बेंजोल चक्र पाया जाता है। फंजाई तथा बैक्टीरिया से लिग्निन का विच्छेदन जल्दी नहीं होता। बेसिडोमाइसिटीज के कुछ समूह तथा विशेष एक्टिनोमाइसिटीज ही लिग्निन का विच्छेदन करती है। अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिग्निन का विच्छेदन कौन करता है, तब हमें ये ध्यान में अवश्य रखना है कि कौन करता है लिग्निन का विच्छेदन। हाँ, तो लिग्निन का विच्छेदन हमारे ये जो 2 जीवाणु हैं, है ना, कौन कौन से, यस देखते हैं। बेसिडोमाइसिटीज और एक्टिनोमाइसिटीज, ये हैं जो क्या करते हैं कि लिग्निन का विच्छेदन करते हैं। कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से जीवाणु लिग्निन का विच्छेदन सरल अपघटक में करते हैं, तो बेसिडोमाइसिटीज और एक्टिनोमाइसिटीज। चलिए आगे, प्रोटीन। प्रोटीन में आप जानते हैं इसमें नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए बहुत ही आवश्यक है। सूक्ष्म जीवों की क्रिया से प्रोटीन पहले पॉलीपेप्टाइड में और अंत में एमिनो अम्ल बनाते हैं। देखो, ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद यानी कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद होता है CO2H2। इसी तरह से प्रोटीन का अंतिम उत्पाद यानी सबसे छोटी इकाई होती है एमिनो अम्ल। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का प्रोटीन होगा, हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, और प्रोटीन एक बहुत लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक है। ठीक है, पॉलीमर जिसको कहते हैं। तो प्रोटीन में प्रोटीन होगा वो पहले पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होगा, और अंत में उसका उत्पाद बनेगा एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल बैक्टीरिया फंजाई की क्रिया के फलस्वरूप CO2 NH3 बनाएगी, और ये NH3 वातावरण में पुनः मुक्त हो जाएगी,
और इस प्रकार से उसका विघटन होता है और कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल और अन्य यौगिक पैदा होते हैं। अब चलते हैं आगे, हेडिंग बनाइए, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कौन से कारक हैं कि जो जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करते हैं। चलिए हेडिंग बनाइए, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। तो हेडिंग में सबसे पहला पादप पदार्थों की प्रकृति, नंबर 2 मृदा नमी, यस। नेक्स्ट चलते हैं, वायु संचार तीसरा, चौथा है मृदा ताप, पांचवा है कार्बन नत्रजन अनुपात, छठा है पीएच, सातवां है पोषक तत्व। इन सातों को लिख लें। सबसे पहला देखिए, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पादप पदार्थों की प्रकृति, नंबर 1, नंबर 2 मृदा नमी, नंबर 3 वायु संचार, नंबर 4 मृदा ताप, नंबर 5 कार्बन नत्रजन अनुपात, नंबर 6 पीएच और नंबर 7 है पोषक तत्व। राइट डाउन करें।